हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हीमू। इस कहानी को आप 20 या 30 सेकंड में नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए आपको आखिर तक सुनना होगा और मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने ईयरफोन्स लगा लें और किसी शांत जगह पर आराम से बैठकर इसे ध्यान से सुनें। आप सुन रहे हैं हीमू डेस्ट्रॉय इन लव हिंदी में। एक घना जंगल जहां आसमान में तारे तो थे, लेकिन उनकी रोशनी पेड़ों के घने सायों से टकराकर थम सी गई थी। वो रात काली चादर की तरह पूरे जंगल पर छाई हुई थी। 5 दोस्त आदित्य, वीर, समीर, आतिफ और निहारिका पहली बार जंगल में कैंपिंग के लिए आए थे। सब में एक अजीब सा उत्साह था। शहर की हलचल से दूर यहाँ का सन्नाटा और ठंडी हवा उनके रोमांच को और बढ़ा रही थी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। सब अपने अपने टेंट में सोने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन आतिफ और समीर को नींद नहीं आ रही थी। उन दोनों को धुआं उड़ाने का शौक था, इसीलिए वे थोड़ी दूर जाकर सिगरेट पीने का फैसला करते हैं। बिना किसी को बताए वे दोनों अपने टेंट से बाहर निकलते हैं और जंगल की गहराई में एक रास्ता पकड़ लेते हैं। पेड़ों के पीछे से आती अजीब आवाजें और घने सायों के बीच से छनकर आती हल्की सी रोशनी उनके कदमों को और तेज कर देती है। कुछ दूर चलते ही उन्हें आगे हल्की रोशनी दिखाई देती। वे दोनों आश्चर्यचकित हो उठते हैं। यार, ये रोशनी इस वक्त यहाँ जंगल में कैसे? समीर ने फुसफुसाते हुए आतिफ से पूछा। आतिफ भी हैरान था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। दोनों धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वे रोशनी के करीब पहुंचते हैं तो जो नज़ारा उनकी आंखों के सामने आता है, उससे उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उन्हें देखा एक लड़की जो बहुत खूबसूरत थी। लंबे बाल, गोरा बदन चांद की रोशनी में चमक रहा था। वो बिना कपड़ों के आग के सामने नाच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जंगल की देवी हो जो इस जंगल को जगा रही हो। उसने अपने चारों ओर कुछ अजीब से निशान खींचे हुए थे और वो कुछ बुदबुदाते हुए जंगल के बीचों बीच किसी अज्ञात ताकत को बुला रही थी। उस माहौल में उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरा ऐसी जैसी कोई खूबसूरती की मूर्ति हो। आतिफ और समीर दोनों को जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या कर रही है ये? समीर ने कान में फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। आतिफ ने उसकी ओर देखा और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। उनकी नीयत में खोट पैदा हो गया। आतिफ ने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, चलो इसे नजदीक से देखते हैं। दोनों धीरे धीरे उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, जैसे रात का सन्नाटा आतिफ के भीतर के अंधेरे को और भी बढ़ा रहा था। समीर ने उस रहस्यमयी रोशनी को देखकर अपना इरादा बदल लिया था। मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए, ये सब ठीक नहीं है, उसने आतिफ से फुसफुसाते हुए कहा और अपनी नजरें जंगल की गहराई से हटाकर वापस कैंप की ओर मुड़ने का इशारा किया। आतिफ ने उसकी बात सुनी पर जैसे अनसुना कर दिया। उसकी आंखें उस लड़की की ओर गड़ी रहीं और उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे एक अनजान आकर्षण में बदलती जा रही थी। समीर ने एक आखिरी बार उसे देखा और समझाने की कोशिश की, लेकिन आतिफ ने उसकी ओर एक ठंडी नजर डाली, मानो उसे उसकी परवाह न हो। हार मानते हुए समीर कैंप की ओर लौट गया, लेकिन आतिफ वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में उस अनजानी लड़की का नजारा था जो किसी अद्भुत रिवाज में लीन थी। वो लड़की जो देखने में मानो किसी दिव्य देवी का रूप धारण किए हुए थी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे और उसकी गोरी त्वचा पर चांदनी रोशनी बिखरी हुई थी। वो एक आग के चारों ओर खड़ी होकर अपने हाथों को आसमान की ओर फैलाए किसी गूढ़ मंत्र का उच्चारण कर रही थी। उसकी आवाज में एक गूंज थी, जैसे जंगल की सारी आत्माएं उसके साथ झूम रही हों। आतिफ को वो नजारा देखने में ऐसा लगा मानो चांदनी रात में कोई चंद्र देवी धरती पर उतर आई हो। उसके दिल में एक अजीब सी खलबली मच गई। वो धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ता गया। उसकी आंखों में बस उस देवी समान छवि का खुमार चढ़ चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कदम और बढ़ाए। उस लड़की ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन अपनी पूजा में लीन रही। वह आग के पास खड़े होकर धीरे धीरे एक नृत्य करने लगी। उसकी चाल में एक लय थी, एक सम्मोहन था और उसके चेहरे पर एक अजीब शांति। अचानक
आतिफ की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने एक पत्थर उठाया और एक भारी कदम लेते हुए धीरे से उस पत्थर को उसके सिर पर मार दिया। उसकी पूजा अधूरी रह गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद हो गई, पर उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। आतिफ ने उसकी हालत का फायदा उठाते हुए अपने घिनौने इरादों को पूरा किया। उसकी हवस ने उसे अंधा कर दिया था। उसके चेहरे पर एक बीमार सी संतुष्टि थी, एक शैतानी हंसी थी। उस लड़की के माथे से खून बहकर उसके चेहरे पर फैल गया, लेकिन उसके लिए ये खून उसकी विजय का प्रतीक था। कुछ पल बाद जब उस लड़की ने बेहोशी से आंखें खोली तो उसकी आंखों में दर्द और असहायता झलक रही थी, लेकिन आतिफ को उसकी हालत का कोई ख्याल न था। उसने एक और भारी पत्थर उठाया और उसके सिर पर जोर से दे मारा। उस खून से लथपथ और आधी मरी हालत में वो लड़की अब उसकी हवस की आग में जल चुकी थी। जैसे ही उसकी सांस गई, आतिफ ने एक गहरी हंसी उसके चेहरे पर आई, जैसे कोई घिनौना राक्षस अपनी करतूतों पर खुश हो रहा हो। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी और उसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। ये सब के बाद वो चुपचाप कैंप में आके सो गया और सुबह ऐसा उठा जैसे रात में कुछ ना हुआ हो, और बाकी सभी रात से अनजान एक प्यारी सी सुबह का आनंद लेते हुए और वापस लौटने की प्लानिंग करने लगे और सभी पैकिंग करके घर को लौट आए। दिल्ली लौटने के बाद सभी दोस्त अपनी अपनी दिनचर्या में फिर से लौट आए थे। एक हफ्ता बीत गया था और कॉलेज की व्यस्तता में जंगल की वो रात अब एक धुंधली याद सी हो गई थी। किसी ने भी उस रात की घटना का जिक्र नहीं किया था। समीर को तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि उस रात के अंधेरे में क्या हुआ था, और आतिफ ने उस भयानक हकीकत को अपने अंदर दफना लिया था। उसे लगा कि सब कुछ उसके अंधेरे में खो चुका है और उसकी हरकत को कभी कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद से सब कुछ बदलने लगा। सबसे पहले समीर को एक डरावना सपना आने लगा। उसने देखा कि एक औरत काली साड़ी पहने उसके सामने खड़ी है। उस औरत के चेहरे का कोई अक्स नहीं था। उसकी आंखें गहरी, काली और खाली थीं, जैसे भीतर अंधकार का अथाह समंदर हो। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे के इर्द गिर्द लहराते हुए उसकी डरावनी उपस्थिति को और भयावह बना रहे थे। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो चीखते हुए जाग गया। अगली सुबह कॉलेज में समीर ने अपने दोस्तों को यह सपना बताया। उसने कहा, यार कल रात एक बहुत डरावना सपना आया। एक औरत काली साड़ी में थी, उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, बस मुझे घूर रही थी। उसकी बात सुनकर आदित्य और वीर ने हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखा। उनकी भी रातें इसी डर में कटी थीं। उन्होंने भी एक जैसी औरत को सपने में देखा था। सबके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। आतिफ ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर एक बेचैनी थी। उसने बस हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे यार, ये सब मन का वहम है। सपने तो आते रहते हैं। लेकिन उसके मन के कोने में एक डर पलने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सपने और भी भयावह होते गए। अब वो औरत केवल सपनों में नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक जिंदगी में भी झलकने लगी थी। कभी कॉलेज जाते वक्त किसी शीशे में उनकी एक झलक मिल जाती, कभी सुनसान सड़क पर चलते हुए ऐसा महसूस होता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कभी कभी उनकी परछाइयों में भी वो अजीब साया दिखाई देने लगता। निहारिका एक रात जाग उठी और अपनी खिड़की के बाहर उस औरत को खड़ा देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और भावशून्य थीं। निहारिका की चीख निकल गई, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसने अगले दिन अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। अब तक हर किसी को उस औरत का चेहरा सपने और असलियत में बार बार दिखाई देने लगा था। वो जहां भी जाते वो काली साड़ी में छाया जैसी आकृति उनका पीछा कर रही थी। आतिफ इस सब से अनजान होने का नाटक करता रहा, लेकिन उसके भीतर डर की लहरें अब और तेज होने लगी थीं। उसे रात में बार बार वही खून से सनी लड़की याद आने लगी। उसके चेहरे पर वो निर्दयता और शैतानी हंसी अब खो चुकी थी। वो रात बेहद ठंडी और स्याह थी। कॉलेज के हॉस्टल की छत पर बैठे समीर और उसके दोस्त धीमी रोशनी में हंसी मजाक करते हुए शराब पी रहे थे। समीर के चेहरे पर एक गहरी उदासी और डर की लकीरें थीं, लेकिन वो शराब की बोतल से बहकते हुए अपने दोस्तों से दिल की बात कहने लगा।
धीरे धीरे उसने उन सबके सामने उस जंगल की रात की भयानक सच्चाई खोल दी। कैसे उसने एक अनजान लड़की की मौत का कारण बनने का गुनाह किया था। दोस्तों ने उसकी बात सुनकर हंसी में उड़ा दिया। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि समीर जैसा शरारती और मजाकिया लड़का इतना गंभीर और भयावह काम कर सकता है। रात जैसे जैसे गहराती गई, सब दोस्त हंसी मजाक में थक कर एक एक कर वहीं छत पर सोने लगे। समीर शराब के नशे में अपने अपराध बोध और डर की लहरों में डूबता जा रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दिल अजीब सा भारी हो गया है, जैसे कोई उसके कंधों पर अदृश्य बोझ रख गया हो। तभी उसकी नजर छत के अंधेरे कोने में एक साए पर पड़ी। उसकी सांसें थम गईं, दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। वो देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। वही काली साड़ी में लिपटी लड़की का भयानक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। समीर का बदन कांपने लगा। उसने खुद को उस साए से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन डर और नशे की हालत में उसके कदम लड़खड़ा गए। वह छत के किनारे तक पहुंचा और रोते रोते माफी मांगने लगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस साए की भयानक उपस्थिति ने उसकी माफी को अनसुना कर दिया। वह साया अब उसके बेहद करीब आ चुका था और उसके चेहरे की वह खौफनाक मुस्कान समीर के दिल को चीर रही थी। अचानक समीर का संतुलन बिगड़ा और वह छत से नीचे गिर गया। एक जोरदार धमाके के साथ उसका शरीर जमीन पर जा टकराया और उसके सिर से खून की एक धारा बहने लगी। उसकी आंखों में आखिरी बार वही साया दिखाई दिया, वह लड़की जिसका चेहरा अब भी बेइंतहा नफरत और गुस्से से भरा था। समीर की सांसें उखड़ गईं और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके गिरने की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरे हॉस्टल में खलबली मच गई। कुछ ही देर में सारे दोस्त और हॉस्टल के बाकी लोग छत से नीचे दौड़े। जब उन्होंने समीर को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा तो सबके होश उड़ गए। किसी ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया ताकि कोई भी समीर की लाश के करीब न जा सके। समीर के बाकी दोस्त स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह हुआ कैसे। पुलिस की गाड़ियों की रोशनी में जब समीर की लाश को एम्बुलेंस में लादा जा रहा था, तब सभी ने अचानक उस काली साड़ी वाली लड़की का साया देखा। वह दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी भयानक मुस्कान और आंखों की खोखली गहराई उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि हर कोई कांप उठा। वह साया अपना हाथ उठाकर उनकी ओर इशारा कर रहा था। यह इशारा मानो एक चेतावनी थी, एक संकेत कि उनकी बारी भी आने वाली है। अब सभी दोस्त अपने डर से घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। कार में बैठते ही वे लोग आपस में झगड़ने लगे, हमने क्या किया है जो वह हमारे पीछे पड़ी है। सब एक दूसरे को सवालों से घेरने लगे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। आतिफ भी खुद को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे भी समझ नहीं आ रहा कि वह साया आखिर उनके पीछे क्यों पड़ा है। सभी दोस्त अपनी कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर रुक गए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी जो हर किसी को डराने के लिए काफी थी। वे अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन पर यह सब क्यों हो रहा है। तनाव बढ़ने के कारण उनकी आपस में बहस शुरू हो गई। एक ने कहा, हम कल शाम तक वापस आ जाएंगे, मुझे लगता है हमें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन बाकी सभी का मन था कि वे यह जाने कि आखिर हुआ क्या था और क्या गलती हुई थी। तभी वीर और आदित्य, जो पहले से ही डर से घबराया हुआ था, बोल पड़ा, हमें वहां जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि आखिर हमारी गलती क्या थी। शायद तभी हमें सब कुछ समझ में आएगा। सभी दोस्तों ने उसकी बात मानी और तय किया कि अगले दिन सुबह 7 बजे एक दूसरे से मिलकर उस जगह वापस जाएंगे। और इस तरह अगले दिन सुबह वे सभी लोग एकजुट होकर उसी जगह के लिए निकल पड़े जहां उन्होंने वह घातक घटना देखी थी। सभी डरे हुए थे, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा भी उनके भीतर थी। वे जानते थे कि उनका सामना उस डर से करना होगा जो उनकी गलतियों का परिणाम था। यात्रा करते हुए दोपहर का वक्त हो गया और वे उस स्थान तक पहुंचे जहां सब कुछ हुआ था। वहां पहुंचकर सबने आसपास के गांवों में पता करना शुरू किया कि आखिर इस अजीब घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है। लेकिन जितना अधिक वे पूछताछ करते,
उतना ही अधिक उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। गांव वालों ने बस कुछ अजीब और अस्पष्ट बातें कहीं, जिससे उनका डर और बढ़ता गया। अंत में वे उस जगह तक पहुंचे जहां उन्होंने कैंप लगाया था। वहां पहुंचते ही सब अलग अलग दिशाओं में फैल गए और जगह को खंगालने लगे। तभी आतिफ ने मन में सोचा, मैं उस जगह पर जाकर देखता हूं जहां मैंने वह गलती की थी। और फिर वह दौड़ते हुए उस जगह तक पहुंच गया जहां उसने उस लड़की की मौत का कारण बना था। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। जगह बिल्कुल शांत और खाली थी और उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो चुका हो। लेकिन तभी तेज हवाएं चलने लगी। सबको समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। हवा के तेज झोंकों ने आतिफ को घेर लिया और तभी उसने देखा कि पेड़ के पीछे एक कटा फटा साया था। उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि वही लड़की जिसकी उसने हत्या की थी अब मृत शरीर के रूप में वहां खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल विकृत और भयानक था। उसकी मुस्कान में ऐसी शैतानी थी कि आतिफ का दिल कांप गया। धीरे धीरे वो लड़की का साया उसके पास आने लगा। उसका शरीर नंगी अवस्था में था और उसके सिर से खून बहकर सूख चुका था। आतिफ घबराया हुआ और डर के मारे कांपता हुआ पीछे हटने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। वह डर से भागने लगा और उसी दौरान वीर और आदित्य से टकरा गया। दोनों एक दूसरे से टकराते हुए गिर पड़े और आतिफ का डर और बढ़ गया। अब वो सब उस स्थान तक पहुंच चुके थे, लेकिन आतिफ का मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि जिस गलती से वह भागने की कोशिश कर रहा था, वही गलती अब उसे और उसके दोस्तों को चुकानी थी। इसका असर साफ तौर पर आतिफ के चेहरे पर दिख रहा था। उसका डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। वीर ने घबराए हुए आतिफ से पूछा, क्या हुआ, बता तो, क्या है? लेकिन आतिफ कुछ भी नहीं बोल सका। उसकी आंखों में बस डर था और उसकी आवाज कांप रही थी। फिर आतिफ ने कहा, यहां से निकलना होगा, जल्दी चलो। और उसने कार की तरफ दौड़ते हुए सबको आवाज दी, चलिए यहां से। सभी दोस्त हल्के से सहमे हुए थे, लेकिन उन्हें जल्दी बाहर निकलने की जरूरत थी क्योंकि शाम होने वाली थी और उनकी स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। वे सब कार में बैठकर वहां से बहुत तेजी से निकल पड़े, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वहां हुआ क्या था। निहारिका और बाकी के दोस्त आतिफ से बार बार सवाल कर रहे थे, क्या तुमने कुछ किया है और क्या हुआ था? लेकिन आतिफ का मन पूरी तरह से घबराया हुआ था और वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी आतिफ गुस्से से निहारिका पर चिल्लाने लगा, तुम क्या समझ रही हो? मैं क्या कर सकता था? अब वीर और आतिफ के बीच तकरार हो गई। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। आदित्य, जो गाड़ी चला रहा था, सबको शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर भी चिंता की लहर थी और उसकी आंखें लगातार सड़क से हटती जा रही थीं। एक पल के लिए आदित्य की आंखें रास्ते से हट गईं और तभी एक बड़ा सा हिरन गाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी तुरंत पेड़ से टकरा गई। अचानक गाड़ी के अंदर से तेज झटके महसूस हुए और सभी दोस्त बुरी तरह से घायल हो गए। कुछ समय के लिए सबने होश खो दिया। कुछ देर बाद निहारिका की आंखें खुली और उसने देखा कि उसके सिर से हल्का हल्का खून बह रहा था, जो उसके चेहरे से बहते हुए नीचे गिर रहा था। निहारिका को होश में आते ही उसने अपनी दयनीय आवाज में सबको पुकारा, वीर उठो, हमें बाहर निकलना होगा। और फिर सबने एक दूसरे को आवाज दी और जैसे तैसे बाहर निकले। सभी घबराए हुए थे और चारों ओर धुआं छा गया था। सब लोग गाड़ी से बाहर निकले और एक दूसरे से मदद के लिए पुकारने लगे। तभी एक धीमी सी चीख सुनाई दी और सभी ने जैसे ही वो आवाज सुनी, वे डर के मारे बाहर निकलकर उसकी दिशा में दौड़े। वो आवाज आदित्य की थी, जो कार से बाहर झूल रहा था। सबने देखा एक टूटा हुआ पेड़ आदित्य के शरीर के आर पार हो गया था। वो पेड़ का एक हिस्सा उसके पेट को फाड़कर बाहर निकल गया था। उसका खून उस पेड़ को लाल कर चुका था। आदित्य की हालत इतनी खराब थी कि उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। अंत में आदित्य ने अपनी आखिरी सांस ली और सबके चेहरे पर गहरा शोक छा गया। सभी ने उसके पास आकर उसे देखा और उसके लिए रोने लगे। वे चाहते थे कि कुछ हो जाए, कि किसी तरह उसकी मदद हो सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
आदित्य की दर्दनाक मौत ने सभी को भीतर से तोड़ दिया था और इस घटना ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि जिन गलतियों का पीछा करने से उन्होंने कभी नहीं रुकने का निर्णय लिया था, वे अब उनके लिए बहुत भारी साबित हो रही थी। आतिफ भय और घबराहट से चिल्लाता हुआ रोड पर आ गया। जहां हिरण की गाड़ी से टक्कर हुई थी, उसके खून से सारा रास्ता लाल हो चुका था। चांद की हल्की सी रोशनी उस खून पर पड़ रही थी, जिससे सड़क और भी डरावनी और भयानक लग रही थी। आतिफ हड़बड़ी में इधर उधर देखता रहा। जैसे ही कोई कार आए, वह उससे मदद लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अचानक जंगल से वीर और निहारिका भी बाहर आते हैं। वे जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, आतिफ वहां से हट, तुम्हारे पीछे वह है। आतिफ ने पलट कर देखा और उसकी रूह तक कांप गई। हिरण के खून से वह काली परछाई एक बार फिर अपना रूप ले रही थी और खून धीरे धीरे एक काली परछाई में बदलने लगा। आतिफ डर के मारे पीछे भागने लगा, लेकिन घबराहट में उसका पैर खून पर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन उसका डर और उसकी अपराधबोध से लदी सोच उसके मुंह से निकलकर शब्दों में तब्दील हो रही थी। ये मेरा हक था जो मैंने तुम्हारे साथ किया। आतिफ चीखते हुए बोला, जो हुआ वो तुम्हारा ही किया हुआ था। तुम काफिर हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे मारने का। मेरे अल्लाह ने मुझे यह हक दिया है, मैं किसी भी काफिर को मार सकता हूं। आतिफ की इन घिनौनी बातों के साथ उसकी घिनौनी सोच भी सामने आ रही थी, जो अब तक छुपी हुई थी। निहारिका और वीर को यह साफ दिखाई दे रहा था कि आतिफ के दिल में जो नफरत छुपी हुई थी, वही अब पूरी तरह बाहर आ गई थी। तभी उसी काली परछाई ने अचानक आतिफ को हवा में उठा लिया। अब आतिफ रो रोकर भीख मांग रहा था। दया की भीख। वो इतना डर नहीं गया था कि डर से उसकी पेशाब निकल चुकी थी। वो रोकर माफी मांग रहा था। तभी जंगल के पेड़ों की शाखाएं तेजी से बाहर निकल आईं और आतिफ के पैरों को कसकर पकड़ लिया। पेड़ की शाखाएं उसके पैरों को एक दूसरे की तरफ खींचने लगीं और वह दर्द से चीखने लगा। एक झटके से लताओं ने उसके दोनों पैरों को शरीर से अलग कर दिया। लताओं ने आतिफ के पैर को लेकर जंगल में खींच लिया और खून की एक धारा पूरे रास्ते में फैल गई। अब आतिफ का बाकी का शरीर नीचे गिर गया। तभी वो काली परछाई नीचे आई और वैसे ही मुस्कुराने लगी जैसे आतिफ ने अपने आखिरी पलों में मुस्कुराया था। अब वह अपने भेड़िए जैसे नाखूनों से आतिफ के शरीर को नोचने लगी और आतिफ की चीखें उस शांत जंगल में भी एक अजीब सी सन्नाटा पैदा कर रही थी। अंत में उस काली परछाई ने उसका सिर काटकर वीर और निहारिका की ओर फेंक दिया। आतिफ का अंत हुआ। वह शैतान जो इंसानी रूप में था, अब धरती से खत्म हो गया था। यह था उसका अंजाम। निहारिका और वीर जो सब कुछ देख रहे थे, उनकी आंखों में डर और शोक की लहर दौड़ रही थी। उन्होंने देखा कि आतिफ की मौत एक सजा थी, उस गुनाह का नतीजा जो उसने अपनी करनी से कमाया था। जैसे ही हमें काली परछाई ने आतिफ का कटा हुआ सर उनकी तरफ फेंका, निहारिका और वीर की रूह कांप गई। वहां सन्नाटा छा गया और वीर और निहारिका बस चुपचाप खड़े रहे, यह सोचते हुए कि उन्होंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी इस सफर में। अब सिर्फ वीर और निहारिका ही बचे थे और दोनों को लगा कि आतिफ के खत्म होने से यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रकृति के अपने कानून होते हैं। आतिफ के खून से वह काली परछाई शांत नहीं हुई थी। अब वो काली परछाई ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और वह एक भयंकर भेड़िए के रूप में बदल गई। भेड़िए की आंखों में गहरी शैतानी चमक थी और गहरी गुर्राहट भरने लगी। भेड़िया जोर से गुर्राते हुए एक भयंकर आवाज में दहाड़ता हुआ निहारिका और वीर की तरफ दौड़ा। निहारिका और वीर डर के मारे भागने लगे। जैसे ही वे दौड़े, भेड़िए ने अपनी तेज गति से उनका पीछा किया। थोड़ी देर तक दौड़ने के बाद निहारिका अपनी थकावट के कारण रास्ते में गिर पड़ी। भेड़िए ने तुरंत उसका पीछा किया और उसकी टांग पर जोर से काट लिया। निहारिका की दर्द से चीख पूरी सुनसान सड़क में गूंज गई और वह जोर से चिल्लाई। वीर, जो थोड़ा आगे था, तुरंत मुड़ा और देखा कि निहारिका मुसीबत में है। उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए निहारिका के पास पहुंचा और उस भेड़िए को जोर का धक्का दिया। वीर ने भेड़िए को जोर का धक्का दिया। भेड़िए ने अपने नुकीले
दांत निहारिका के पैरों पर गड़ा दिए थे। निहारिका दर्द से चीख रही थी। वीर ने भेड़िए के मुंह पर अपने हाथों से मारना शुरू किया। भेड़िया इतना बड़ा था कि निहारिका को सड़क पर इधर उधर घसीटता जा रहा था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे निहारिका से कैसे अलग करे। उसने रास्ते के पास एक टूटी हुई ग्लास की बोतल देखी। वीर ने उसे उठाया और भेड़िए के ऊपर बैठकर उसकी आंखों पर वार किया। भेड़िया दर्द के कारण पीछे हट गया और उसने निहारिका का पैर छोड़ दिया। फिर दूर होकर एक गुर्राहट के साथ वीर को देखने लगा। उसकी एक आंख फूट चुकी थी। अब उससे खून के बजाय एक काले रंग का गड़ा खून जैसा कुछ निकल रहा था। वीर एक हाथ में वह बोतल का टुकड़ा लिए लड़ने को तैयार था। निहारिका ने वीर से कहा, नहीं वीर, तुम उससे नहीं जीत पाओगे। वीर ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, पर मैं लड़कर मरना चाहता हूं। भले आज मेरी मौत आ जाए, पर मैं इसे मार कर ही रहूंगा। इतने में भेड़िए ने वीर पर छलांग लगाई और उसके हाथ को काटने लगा। वीर दर्द से चीखते हुए उस टूटी हुई बोतल के टुकड़े से भेड़िए पर वार करने लगा। भेड़िए के जबड़े इतने मजबूत थे कि उसने वीर के हाथों को उसके शरीर से अलग कर दिया। वीर की ताकत अब कम हो चुकी थी, पर वह लड़ता रहा। अब भेड़िए ने उसकी गर्दन पर अपने दांतों को गड़ा दिया और खून की एक धारा बहने लगी। वीर का शरीर अब उसके ही खून से पूरा भीग गया था। अब उसकी कुछ सांसें बची थीं और भेड़िए के इधर उधर घसीटने से उसकी सांस भी टूट गई। निहारिका यह रोते हुए वीर का नाम पुकारने लगी। वीर ने भेड़िए पर इतना हमला किया था कि अब वह भी उसके साथ ही नीचे गिर गया। निहारिका जोर जोर से रोने लगी। निहारिका के पैर पर उस भेड़िए ने इतनी जोर से काटा था कि वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने दर्द में अपने शरीर को रास्ते में हल्का हल्का घसीटना शुरू किया। तभी उसकी नजर पीछे भेड़िए पर पड़ी। वह भेड़िए से एक काला साया निकलता हुआ और रेंगते हुए सांप का रूप ले रहा था। निहारिका बहुत डर गई और अपनी पूरी ताकत से खुद को खड़ा करने की कोशिश करने लगी, पर उसका पैर इतना जख्मी था कि वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी वह सांप उसके पैरों तक पहुंच गया और एक अजगर की तरह उसके शरीर को जकड़ लिया। फिर वह उसके मुंह तक आ गया। निहारिका रोने लगी और वह काली परछाई जो सांप के रूप में थी निहारिका के मुंह से उसके अंदर घुसने लगी। धीरे धीरे निहारिका की आंखें बंद हो गईं। यह खूनी खेल यहीं खत्म हो गया। सुबह पूरे शहर के न्यूज़पेपर में इसकी खबर छपी कि किसी सनकी ने कुछ कॉलेज के बच्चों को बेरहमी से मार दिया। पूरे शहर में दहशत का माहौल फैल गया। 2 हफ्ते बाद अस्पताल में निहारिका की आंखें खुली। उसे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने सभी का जवाब एक ही दिया, मुझे कुछ याद नहीं। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम गई, अपना मुंह धोया और मिरर में खुद को देखने लगी। अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उसकी आंखें पूरी काली पड़ गईं। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी हिमू डेस्ट्रॉय इन लव। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इसे दिल से महसूस किया होगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इसे ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। आपके समय और प्यार के लिए दिल से शुक्रिया। आपका समर्थन ही हमें ऐसी और कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी कहानियां लाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।